हेलो स्टूडेंट्स। आपकी आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम अफ्रीका में कृषि प्रारूप का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जब अफ्रीका में कृषि प्रारूप का अध्ययन किया था तो उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि किस वहाँ पर गेहूं, मक्का, चावल और कपास आदि फसलों का हमने अध्ययन किया था। कपास वहाँ की एक मुद्रादायनी फसल है और जो गेहूं, मक्का और चावल है वो खाद्यान्न फसलें हैं। गेहूं, मक्का, चावल का अध्ययन खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत किया जाता है तथा जो कपास है और गन्ना है वो मुद्रादायनी फसल है। इसके अलावा जो हम अध्ययन करेंगे कॉफी, चाय और कोको, ये पेय फसलों में गिनी जाती है। पिछली कक्षा में आपको असाइनमेंट भी दिया गया था जिसके अंतर्गत आपको अफ्रीका में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन तथा प्रतिरूप का जो वितरण था वो मैप के माध्यम से दर्शाना था और उसका प्रश्न भी आपको करना था। असाइनमेंट्स आप अपने नोटबुक में रेगुलर करते रहें। आज हम गन्ने के उत्पादन का अध्ययन करेंगे। अफ्रीका में गन्ना चूंकि एक मुद्रादायनी फसल है। मुद्रादायनी का अर्थ है जिससे हमें अर्थ या मुद्रा प्राप्त होती है। गन्ने से चीनी बनाई जाती है तथा उससे शेष पदार्थ रहने के बाद उसके उप उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। गन्ने का जो उत्पादन है वो अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, मोजाम्बिक, कीनिया, युगांडा तथा मॉरिशस में किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गन्ने का उत्पादन है वो कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर एक तो यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका, दूसरा है मिस्र, मोजाम्बिक, कीनिया, युगांडा और मोरिटानिया। ये एक्चुअली यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सही कर लीजिए। ये है मोरिटानिया। मोरिटानिया में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो गन्ना एक मुख्य पेय फसल है और उष्णकटिबंधीय फसलों में गन्ने की गिनती की जाती है। अफ्रीका, मिस्र, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका में तटीय क्षेत्र, तटीय भागों में इसकी कृषि होती है। मिस्र में नील नदी की घाटी में, मोजाम्बिक, कीनिया, युगांडा और जो मोरिटोनिया है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु से गन्ने की कृषि की जाती है। गन्ने के बाद अगला जो है वो है आपके कॉफी। कॉफी एक पेय फसल है और पेय फसल होने के यह भी एक उष्णकटिबंधीय पेय फसल है। बागाती फसल के अंतर्गत ही आती है। तो अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय भागों में बागाती फसलों की कृषि भी होती है। अफ्रीका की प्रमुख व्यापारिक फसल है और लगभग 33% कॉफी का उत्पादन विश्व का अफ्रीका में किया जाता है क्योंकि बागाती फसल है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाली फसल है। इस कारण से क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु भूमध्यरेखीय भागों में यहाँ पर विद्यमान है तो वहाँ पर इसकी कृषि की जाती है। यहाँ के जो प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें इथोपिया, आइवरी कोस्ट, कोस्टारिका, युगांडा, कीनिया, जायरे, मेडागास्कर और कैमरून आदि क्षेत्र है जहाँ पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ये सभी जो क्षेत्र हैं ये सारे के सारे क्षेत्र उष्णकटिबंधीय देश हैं जो कि भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। तो उष्णकटिबंधीय देशों में कॉफी के उत्पादन के लिए पर्याप्त दशाएं, अनुकूल दशाएं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर इनकी कृषि होती है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं अपन। इथोपिया में, आइवरी कोस्ट में, कोस्टारिका, युगांडा, कीनिया, जायरे, मेडागास्कर और कैमरून, इन सभी भागों में कॉफी की कहवे की कृषि की जाती है। इथोपिया यहाँ का एक प्रमुख देश है जो कि कॉफी का उत्पादन करता है। इथोपिया का विश्व में कॉफी उत्पादन में पांचवा स्थान है तथा विश्व का 4% लगभग कॉफी जो है इथोपिया में उत्पादित होता है। आइवरी कोस्ट का जो पठारी क्षेत्र है वो कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। युगांडा में विक्टोरिया झील के निकट के पठारी भाग में मुख्य रूप से उत्पादित होता है। तो पठारी भाग कॉफी के लिए जो ढाल होता है वो उसमें ढलवां ढाल होना आवश्यक है और जो भूमि होती है उसमें जीवांश की मात्रा अधिक होनी चाहिए, वर्षा भी अधिक होनी चाहिए, तापमान भी अधिक होना चाहिए और पठारी जो ढलवां भूमि है वो होनी चाहिए। तो इस कारण से जो आवश्यक दशाएं हैं वो अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वहां पर पाई जाती है और यहाँ पर कॉफी की कृषि की जाती है। इसके बाद हम आते हैं कोको पर। कोको एक पेय पदार्थ है जिसे चॉकलेट पाउडर भी कहते हैं। चॉकलेट पाउडर इससे बनता है तो ये भी पेय पदार्थों के अंतर्गत इसकी गिनती यहाँ पर की जाती है। तो एक पेय पदार्थ है कोको, चॉकलेट पाउडर जिससे बनता है। ये कोको के उत्पादन में अफ्रीका अग्रणी है। कोको और कॉफी के उत्पादन में काफी अग्रणी, क्योंकि ये जो पेय फसलें हैं यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में होती है, बागाती फसलें। तो अफ्रीका विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय जो फसलें हैं उनके उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। यहाँ पर विश्व का लगभग 3/4 कोको उत्पादित किया जाता है। विश्व का 3/4 कोको अफ्रीका में उत्पादित किया जाता है। आइवरी कोस्ट
का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आइवरी कोस्ट का कोको उत्पादन में प्रमुख स्थान है। आइवरी कोस्ट न केवल अफ्रीका का अपितु विश्व का सर्वाधिक लगभग 39% कॉफी पाउडर उत्पादित करता है। तो विश्व का लगभग 39% जो कॉफी पाउडर है कोको, वो आइवरी कोस्ट से लिया जाता है। आइवरी कोस्ट कॉफी के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। घाना विश्व का अफ्रीका का दूसरा बड़ा, पहले स्थान पर तो कौन सा है, आइवरी कोस्ट, और दूसरा है घाना। तो आइवरी कोस्ट का प्रथम स्थान है विश्व में कोको उत्पादन में, और घाना का द्वितीय स्थान है। तो आइवरी कोस्ट और घाना कोको के उत्पादन में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान रखते हैं। ये दोनों मिलकर विश्व का लगभग 52% कोको उत्पादित करते हैं। कितना? 52%। 39% तो अकेला आइवरी कोस्ट ही करता है, और बचा हुआ शेष जो है 14% जो हिस्सा है, 13% के लगभग जो हिस्सा है वो घाना के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नाइजीरिया और कैमरून भी कोको उत्पादक देश है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि कोको उत्पादन में मुख्य रूप से दो देशों का प्रमुख यहाँ पर स्थान है, एक तो आइवरी कोस्ट और दूसरा घाना। ये दोनों विश्व के भी बड़े कोको उत्पादक देश है। इसके अलावा नाइजीरिया में और कैमरून में कोको का उत्पादन किया जाता है। तो 4 देश हो गए। नंबर 1 आपके हो गया आइवरी कोस्ट, दूसरा हो गया आपके घाना, तीसरा हो गया नाइजीरिया, और चौथा हो गया कैमरून। इन सभी भागों में कोको का उत्पादन, कॉफी पाउडर जिसे कहते हैं, उसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम चाय पर। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जितनी भी पेय फसलें हैं जिसमें चाय, कॉफी और कोको का स्थान है, अफ्रीका में मुख्य रूप से उगाई जाती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय फसलें हैं और जलवायु उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाई जाती है। भूमध्य के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर इनके उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं विद्यमान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चाय है, चाय के उत्पादन में कीनिया का विश्व में तीसरा स्थान है। कीनिया एक ऐसा देश है जो कि चाय के उत्पादन में अफ्रीका का प्रमुख स्थान देश है, जहाँ जो विश्व में भी प्रमुख स्थान रखता है। यह विश्व के चाय का उत्पादन का 8.52% उत्पादित करता है, लगभग 8.5%। चाय के उत्पादन का 75% निर्यात कर दिया जाता है, क्योंकि स्थानीय उपभोग कम है। स्थानीय उपभोग कम होने के कारण कीनिया के उत्पादन का कितना प्रतिशत, 75% निर्यात कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है युगांडा, मालावी, मोजाम्बिक, तंजानिया में भी चाय का उत्पादन होता है। तो 2 देश तो ये हो गए मुख्य रूप से। आपके पहला देश तो हो गया आपके कीनिया, दूसरा हो गया आपके युगांडा, तीसरा हो गया मालावी, चौथा हो गया मोजाम्बिक, और पांचवा हो गया तंजानिया। तो 5 देशों में चाय का उत्पादन होता है, कीनिया, युगांडा, मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। अब हम आते हैं रबर पर। रबर भी एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। तो अभी तक हम जितनी भी पढ़ रहे हैं, गन्ना हमने पढ़ा, कॉफी, कोको, चाय, रबर, ये सभी जो फसलें हैं ये सभी बागाती फसलें हैं, और बागाती फसलों के उत्पादन की जो दशाएं हैं वो उष्णकटिबंधीय देशों में पर्याप्त रूप से पाई जाती है। तो इन सभी फसलों के उत्पादन के लिए जो यूरोपीय देश थे उन्होंने अफ्रीका के देशों को अपना उपनिवेश बनाया, और यहाँ पर इन फसलों के उत्पादन के लिए पूंजी लगाई, और पूंजी लगाने के बाद यहाँ का जो लाभ था वो उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन औपनिवेशिक काल समाप्ति के बाद भी ये जो देश है इन फसलों के उत्पादन में अग्रणी बने हुए हैं। तो कृषि अफ्रीका का एक प्रमुख संसाधन है जिससे उसको आय भी होती है। रबर के बारे में हम देखते हैं। रबर का उत्पादन अफ्रीका में कहाँ कहाँ पर होता है ये हम देखते हैं भी। अफ्रीका का रबर का उत्पादन नाइजीरिया, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना और कैमरून में किया जाता है। तो ये जो 6 देश हैं जिनका पुनः दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पहला नाइजीरिया, दूसरा लाइबेरिया, तीसरा आइवरी कोस्ट, चौथा घाना और पांचवा कैमरून। इन सभी में रबर का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो फसलें, शेष फसलें थी उनका अध्ययन हमने किया। तो इस प्रकार से हमने किन किन फसलों का अध्ययन किया हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अफ्रीका में कृषि के अंतर्गत हमने सबसे पहले गेहूं का अध्ययन किया था। गेहूं खाद्यान्नों के अंतर्गत हमने गेहूं, चावल, मक्का का अध्ययन किया। मुद्रा दैनिक फसलों के अंतर्गत हमने कपास और रबर और गन्ना का अध्ययन किया। पेय फसलों के अंतर्गत हमने कॉफी, कोको और चाय का अध्ययन किया। तो ये यहाँ की मुख्य फसलें। तो कुल मिलाकर हमने लगभग 9 से 10 फसलों का यहाँ पर हमने अध्ययन किया है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो कि आपको अपने असाइनमेंट के तौर पर करने हैं, जिसमें पहला जो प्रश्न है वो है अफ्रीका का मानचित्र बनाकर। ये देखिए बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आपको अफ्रीका का मानचित्र बनाना आना चाहिए। तो अफ्रीका का मानचित्र बना करके आपको जो क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है,
उसका आपको यहाँ पर वर्णन यहाँ पर आपको करना है। तो अफ्रीका के उत्पादक क्षेत्र अफ्रीका का पहले तो आपको मानचित्र बनाना है, और मानचित्र बनाने के बाद आपको उसका जो उत्पादक क्षेत्र है उनका आपको यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना है। तो अफ्रीका के मानचित्र का आपको अभ्यास हो जाए ताकि आप परीक्षाओं में मानचित्र का निर्माण कर सकें, क्योंकि प्रादेशिक भूगोल मानचित्र का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। तो अफ्रीका का मानचित्र बनाकर वहां उत्पादित की जाने वाली प्रमुख पेय फसलों, तो पेय फसलों में आपको कौन कौन सी लेनी है? एक तो लेनी है आपको यहाँ पर उत्पादित चाय, कहवा, कॉफी और कोको। इन सभी के बारे में आपको लिखना है मानचित्र बना करके। वहां उत्पादित की जाने वाली चाय, कहवा और कोको के उत्पादक क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अलावा अफ्रीका में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलों के उत्पादन पत्र क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हो गई? पहला अपन जैसे खाद्यान्न में लेते हैं, खाद्यान्न में हो गई आपके गेहूं, मक्का और चावल, ये तो खाद्यान्न में हो गई। मुद्रादायनी में आपके कौन कौन सी हो गई? कपास और हो गई आपके गन्ना, ये मुद्रादायनी में हो गई। और तीसरी हो गई आपके पेय फसलें। तो पेय फसलों में आपके कौन कौन सी हो गई? पेय फसलों में अभी हमने पढ़ी है, पेय फसलें कौन कौन सी थी अभी हमने जस्ट अपन पढ़ के फ्री हुए हैं। पेय फसलों में आपके है चाय, कॉफी जिसे पेय फसल कहते हैं, और कोको, ये आपके ये हो गई आपके पेय फसलें। मुद्रादायनी फसलों में एक और पढ़ी थी हमने, रबर। तो ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो ये तो हो गया आपके खाद्यान्न, जिसमें गेहूं, मक्का, चावल, ये हो गई आपके मुद्रादायनी। और ये हो गई आपके पेय फसलें। तो इन सभी का आपको उत्पादन और उत्पादन प्रतिरूप के बारे में वर्णन करना, ये आपका असाइनमेंट है। तो ये आपके जो कृषि का टॉपिक था वो यहाँ पर पूरा हो गया। अगला जो अपना टॉपिक है वो है खनिज। अफ्रीका महाद्वीप विशेष रूप से यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में धनी है। प्राकृतिक संसाधन जिनमें यहाँ की वनस्पति है, खनिज है, शक्ति के संसाधन है, इनमें ये महाद्वीप खनिज है। लेकिन यहाँ पे जो अधिकांश संसाधन है उनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है, विकास नहीं हुआ है, तकनीकी संसाधनों की कमी है। और यहाँ पर जो है उनका जो अधिकांश जो संसाधन है वो संभाव्य है। संभाव्य का मतलब है कि भविष्य में यदि अवसर आए, खोज की जाए, तकनीकी विकास हो, तो वो एक तरह से यहाँ के प्रमुख आधार बन सकते हैं। तो खनिज भी यहाँ के एक प्रमुख संसाधन है। तो विशाल महाद्वीप होने के कारण यहाँ विविध प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। शक्ति के संसाधन भी यहाँ पर विद्यमान है, पाए जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो खनिज पदार्थों की दृष्टि से एक समृद्ध महाद्वीप है, क्योंकि काफी विशाल है, भौगोलिक विविधताएं लिए हुए हैं, और भौगोलिक विविधताएं लिए होने के कारण खनिज पदार्थों की दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ पर जो है वो आग्नेय चट्टानों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। आग्नेय चट्टानों की प्रधानता के कारण यहाँ पर विविध प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ के खनिजों का शोषण, अभी आप बात कर रहे थे कि उपनिवेश काल में जो यूरोपीय देश थे उन्होंने यहाँ के देशों को अपना उपनिवेश बनाया, और यहाँ के जो खनिज पदार्थ थे उनका भरपूर शोषण किया। तो भरपूर शोषण के कारण इनका काफी अधिक दोहन किया गया, और जब वहां से चले गए तो ये संसाधन तो अभी भी विद्यमान, लेकिन यहाँ के निवासियों के पास इतनी तकनीक नहीं है कि वो इनका दोहन कर सके। किंतु धीरे धीरे जब संपूर्ण विश्व में प्रगति हो रही, तो यहाँ के देश के निवासी भी इस ओर सचेष्ट है, इस ओर सचेत हो रहे हैं कि इनका लाभ उठाया जाए, इनका जो है आविष्कार, इनको खोज करके निकाला जाए। तो ये स्वयं भी उसका लाभ उठा रहे हैं। धीरे धीरे इनका दोहन किया जाने लगा है। लेकिन अभी भी यहाँ जो तकनीकी है, और तकनीकी और पूंजी के लिए जो है यहाँ के जो देश है वो विदेशी सहायता पर निर्भर करते हैं, क्योंकि तकनीकी और पूंजी सबसे बड़ा फैक्ट है किसी भी संसाधन के दोहन करने के लिए। तो तकनीकी यहाँ पर नहीं है, तकनीकी और पूंजी नहीं होने के कारण यहाँ के जो देश है अभी भी खनिज संसाधनों के दोहन या अन्य संसाधनों के उपयोग के लिए जो तकनीकी है, पूंजी है, उसके लिए विदेशों पर निर्भर करते हैं। तो काफी लाभ का एक बड़ा हिस्सा विदेशों को चला जाता है, स्थानीय लोगों को प्राप्त नहीं होता है। एक अन्य तथ्य जो आपको मैंने बताया था कि अफ्रीका के संदर्भ में यह है कि यहाँ के जो संसाधन है उनका अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाया है। अभी तक भी कई सारे संसाधन ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं है कि वो वहां पर उपलब्ध है। उपलब्धता की जो संभावना है वो बहुत अधिक है, लेकिन उनके बारे में अभी तक भी जो
ज्ञान है वो नहीं मिल पाया है, उनका सर्वेक्षण यदि कराया जाए तो पता चलेगा कि कितने अधिक मात्रा में यहाँ पर संसाधन विद्यमान है। वर्तमान में जो संसाधन जो खनिज यहाँ पर उत्पादित होते हैं उनमें से पहला है लौह अयस्क, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है तांबा, चौथा है बॉक्साइट, पांचवा है वेनेडियम, छठा है सोना और सातवां है हीरा। ये सभी संसाधन वर्तमान समय में यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं, इनका खनन कार्य यहाँ पर होता है। हीरा यहाँ पर काफी अधिक दक्षिण अफ्रीका की जो हीरे की खान है उनमें हीरा निकाला जाता है। हीरे के अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लौह अयस्क है, मैग्नीज है, तांबा है, बॉक्साइट है, वेनेडियम है, सोना है, हीरा है, ये सभी यहाँ पर निकाले जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं। खनिजों के अतिरिक्त यदि हम देखें तो यहाँ पर ऊर्जा संसाधनों की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। कोयला और पेट्रोलियम यहाँ पर पाए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के अलावा यदि हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत के विकास की बहुत अधिक संभावना है। जल विद्युत यहाँ का एक प्रमुख संभाव्य शक्ति संसाधन है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़ी नदियां प्रवाहित होती है, नील, जाम्बिया, नाइजर, ये जो नदियां हैं और कई जलप्रपात हैं, झीलें भी हैं, तो यहाँ पर जल शक्ति के विकास की बहुत अधिक संभावना है। क्योंकि कोयला और जो पेट्रोलियम है यहाँ अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो भविष्य में यहाँ पर जल विद्युत शक्ति के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं विद्यमान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने खनिज और जो शक्ति संसाधन है अफ्रीका में उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया कि किस किस प्रकार के जो खनिज या शक्ति संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और उनकी जो संभाव्यता है। संभाव्यता से तात्पर्य है कि वर्तमान समय में तो वो उपयोग में नहीं आ रहे हैं या उनके बारे में पता नहीं लगाया गया, लेकिन भविष्य में उनका पता लगाकर उन उपयोग में लिया जा सकता है। तो जल विद्युत जैसा भी हमें देखा, जल विद्युत भविष्य का संसाधन है जो कि भविष्य में काम आ सकता है विकास होने पर। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम यहाँ के जो प्रमुख खनिज संसाधन इनमें लौह अयस्क है, मैग्नीज है, तांबा, बॉक्साइट, वेनेडियम आदि का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात हम शक्ति संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।